बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ वालिदैन और अज़ीज़ तलबा तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप जानते हैं कि तातीलात का जो काम आपको PDF नोट्स में व्हाट्सएप के ज़रिए भेजा गया था, उस तमाम काम की वीडियोस YouTube चैनल पर अपलोड की जा चुकी हैं। उन हर वीडियोस का दौरानिया ज़्यादा है ताकि छोटी छोटी वीडियोस आपको ढूंढनी ना पड़े। अगर हम छोटी छोटी वीडियोस बनाते तो आपको मुश्किल होती उन्हें ढूंढने में। तो इसलिए हमने वीडियोस का दौरानिया ज़्यादा रखा है ताकि आपको परेशानी ना हो। आपने जितना काम याद करना है, आप उतनी वीडियो सुने, समझें, फिर उस सबक को याद करें और लिखें। लिखना बहुत ज़रूरी है बेटा। जब तक आप काम को याद करके लिखेंगे नहीं, आपको बेहतर तरीके से समझ नहीं आ सकती। अब आपको बेटा मैं कुछ अहम बातें बताने जा रही हूँ। सबसे पहले तो ये कि अब आपका नया काम जो है वो शुरू किया जा रहा है। यानी जो वीडियोस आपको भेजी गई हैं, अपलोड की गई हैं, या जो काम आपको PDF नोट्स में व्हाट्सएप के ज़रिए भेजा है, उसके बाद मज़ीद काम आगे आपको PDF नोट्स में व्हाट्सएप के ज़रिए भेजा जा रहा है और उनकी वीडियोस भी अपलोड की जा रही हैं। सबसे पहले तो ये कि जो काम आपको भेजा गया है उस काम को कॉपियों पर उतारें और साथ साथ याद करें, क्योंकि जल्द ही आपको उस काम को स्कूल मंगवाने का शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा। आप जानते हैं कि हर सब्जेक्ट के आपके छुट्टियों के काम के मार्क्स होते हैं, नंबर होते हैं, तो वो नंबर भी आपको दिए जाएंगे, जो कि जैसे ही तातीलात ख़त्म होंगी तो आपको वो काम भी वापस कर दिया जाएगा और आपके जो इम्तिहान होंगे, यानी ये जो काम आपको PDF नोट्स में भेजा गया है, जिनकी वीडियोस अपलोड हुई हैं, इस काम का टेस्ट होगा या एक बड़ा इम्तिहान ले लिया जाएगा। तो उस इम्तिहान का जब नतीजा आएगा तो उसमें इनके नंबर भी ऐड कर दिए जाएंगे, जिस तरह के आप हर साल होते हैं। तो आप अपने वक्त को ज़ाया ना करें और हर सब्जेक्ट का थोड़ा थोड़ा सबक याद करें, ताकि जब तातीलात ख़त्म हों तो आपको किसी किस्म की परेशानी ना हो। जी, क्लास 5 अब आप जानते हैं हम अपने 7 असबाक मुकम्मल कर चुके हैं। आज हमने सबक नंबर 8 पढ़ना है, जो कि है देखो नाच रहा है मोर। क्या है? देखो नाच रहा है मोर। और ये क्या है? ये आपकी नज़्म है। ये क्या है? ये आपकी नज़्म है। ठीक है? नज़्म क्या होती है आपको पहले भी वजाहत कर दी गई है, लेकिन मैं इन शॉर्ट फॉर्म आपको बताऊंगी कि उर्दू में 2 चीज़ें होती हैं, एक नस्र और एक नज़्म। नस्र में कहानियाँ, मज़ामीन, वाक़यात या पैराग्राफ आ जाते हैं, जबकि नज़्म छोटे छोटे मिसरों पर मुश्तमिल होती है और वो मिसरे एक तरतीब के साथ लिखे जाते हैं। आप उन मिसरों को आगे पीछे नहीं कर सकते। 2 मिसरे हों तो एक शेर बनता है, 3 मिसरे हों तो उसे मुसल्लस कहते हैं, लेकिन हम उसे बंद भी कह सकते हैं। 4 मिसरे हों तो बंद है,
5 मिसरे हों तो मुखम्मस बन जाते हैं, यानी हम उस नज़्म के हर बंद को मुखम्मस कहेंगे, ठीक है। और अगर 6 मिसरे हों तो उसे हम मुसद्दस कहेंगे। इज़ इट क्लियर स्टूडेंट्स? जी, सबसे पहले तो आप अपनी किताबें खोलें और जो आपको PDF नोट्स व्हाट्सएप के ज़रिए भेजे गए हैं उन नोट्स को सामने रखें और साथ साथ समझें। जी, सबसे पहले किताब का सफ़ा नंबर 28 खोलें। खोलिए स्टूडेंट्स। जी, हमारी नज़्म का नाम क्या है? देखो नाच रहा है मोर। अब इस नज़्म में एक फितरी मंज़र और एक कुदरती मंज़र के बारे बात की जा रही है और मौसम और माहौल की खूबसूरती बयान की जा रही है कि जब मौसम बहुत खुशगवार होता है, बारिश होती है, हर तरफ जो है वो माहौल पुरसुकून हो जाता है, तो उसमें मोर भी नाचना शुरू कर देता है। मोर भी खुश हो जाता है उस मौसम को देख के, और भी जो चरिंद परिंद हैं वो भी खुशी का इजहार करते हैं। तो इस नज़्म में जो बताया जा रहा है वो मौसम की बात की जा रही है और मोर बारे बात की जा रही है कि मौसम अच्छा हो तो मोर भी नाचना शुरू कर देता है और अपने पर खो लेता है। जी, शुरू करें। सावन भादों की रुत आई, धरती पे पर हरियाली छाई, बागों ने खुश होकर पहने फूलों और फलों के गहने। ठीक है, क्या है? सावन भादों की रुत आई, धरती पर हरियाली छाई, बागों ने खुश होकर पहने फूलों और फलों के गहने। गहने बेटा कहते हैं जेवरात को, जेवर को। जैसे आपकी मामा चूड़ियाँ पहनती हैं, इयररिंग्स पहनती हैं, कानों में बालियाँ पहन ली, गले में कोई चेन पहन ली, तो ये क्या है? ये जेवरात है। ठीक है, ये जेवरात कहलाते हैं जिन्हें हम गहने भी कहते हैं। जी, अब इस बंद में शायर कह रहे हैं कि बरसात का मौसम आ गया है। सावन भादों की रुत, सावन भादों 2 देसी महीने हैं। कौन से महीने हैं? देसी महीने हैं जिनमें बारिशें बहुत ज़्यादा होती हैं। तो यहाँ पर उन 2 मौसमों बारे बात की जा रही है कि सावन और भादों की रुत आई, यानी सावन और भादों का मौसम आ गया है। और जिसे हम दूसरे अल्फाज में बरसात भी कह सकते हैं कि बरसात का मौसम आ गया है। बारिश के बरसने से ज़मीन पर जल थल हो गया है। जल थल यानी हर तरफ पानी ही पानी। ज़मीन ने सब्ज़े का लिबास पहन लिया है, यानी हर तरफ सब्ज़ा ही सब्ज़ा हो गया है। आपका ये जो दूसरा मिसरा है, धरती पर हरियाली छाई। हरियाली कहते हैं हरे रंग को, सब्ज़े को, कि ज़मीन ने सब्ज़े का लिबास पहन लिया है, हर तरफ सब्ज़ा ही सब्ज़ा हो गया है। ऐसे में बागों में भी बहार का समा बन गया है। ये है ना, बागों ने खुश होकर पहने फूलों और फलों के गहने, कि बागों में भी बहार का समा हो गया है। बागों में फूल और फल पैदा हो गए हैं। जिस तरह औरतें जेवर पहनकर सज जाती हैं, बिल्कुल इसी तरह बागों ने जेवर, बागों का जो जेवर है वो फूल और फल है। यानी औरतें जेवर पहनती हैं तो बागों का जेवर क्या है? फूल और फल है। और जब वो फूल और फल पैदा होते हैं तो बाग सज जाते हैं। इज़ इट क्लियर? जी। नेक्स्ट, कोंपल फूटी कलियां महकी, कोयल कूकी चिड़ियां चहकी, सर्द हवा के झोंके आए, पेड़ों ने तंबूर बजाए। तंबूर बेटा ये एक साज़ का नाम है,
एक बाजे का नाम है कि जब हम उसको उस साज़ को जो है वो बजाते हैं तो बड़ी खूबसूरत आवाज़ पैदा होती है। अब देखें यहाँ पर कोम्पल कहते हैं यानी फूल ऐसा जो कि पूरी तरह से अभी खिला हुआ नहीं है, अभी वो खिलना या उसकी अभी जो है वो निकलना शुरू हुआ है, अभी वो फूल उसकी जो है वो पूरी तरह से कली खिली नहीं है, बंद कली है। ठीक है, अब इस वन में शायर कह रहे हैं कि बारिश होने की वजह से छोटी छोटी कलियां खिलकर फूल बन गई। यानी जैसे ही बारिश हुई तो जो छोटी छोटी कलियां थीं यानी बंद फूल था वो खुल गया, खुल के वो पूरा फूल बन गया और उन फूलों के खिलने से बाग में बहार आ गई। और जब वो फूल खिले तो उन्हें देखकर कौन आया? कोयल कूकी, चिड़ियाँ चहकी, कोयल आ गई। कोयल अपनी खूबसूरत आवाज़ में गीत गाने लगी। जब कोयल गीत गा रही थी तो उसकी आवाज़ जब गूंजी तो उसकी आवाज़ सुनकर चिड़ियाँ भी खुशी से चहकने लगीं और हर तरफ खूबसूरत समा बन गया। सर्द हवा के झोंके आए, पेड़ों ने तंबूर बजाए। यानी जब ठंडी ठंडी हवा चलने लगी और जब ये हवा शाखों में से गुजरने लगी तो एक बहुत ही खूबसूरत आवाज़ पैदा होना शुरू हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे कोई गाने वाला साज बजा रहा हो। तंबूर एक ख़ास किस्म का साज होता है जो ज़र्ब लगाकर बजाया जाता है। ज़र्ब लगाना यानी मारना, नहीं किसी चीज़ पर आप हाथ से या किसी स्टिक से जो है वो मारते हैं तो वो एक आवाज़ पैदा होती है। तो उसे उन्होंने कहा है कि तंबूर एक ऐसा साज है जिस पर जब हम ज़र्ब लगाते हैं तो वो आवाज़ पैदा करता है। ओके जी। वन नंबर 3, छाई काली घटा घनघोर, देखो नाच रहा है मोर, वाह चंवर क्या खूब बनाया, गुलशन में गुलजार खिलाए। अब इस वन में शायर कह रहे हैं कि जब काले गहरे बादल आते हैं तो हर कोई खुश हो जाता है। ऐसे में मोर भी अपने घर से बाहर निकल आता है और खुशी से नाचने लगता है। और जब वो नाचता है तो नाचते हुए वो अपने पर बड़ी खूबसूरती से फैला देता है। जब मोर पर फैलाता है तो उस पर को फैलाने को क्या कहते हैं? चंवर कहते हैं। क्या कहते हैं? चंवर। और चंवर क्या होता है? परों या बालों का गुच्छा जिससे मक्खियाँ उड़ाते हैं, यानी वो जो उसके पर हैं उनको हम चंवर कहेंगे। ठीक है। अब शायर कह रहे हैं कि मोर के पर फैलाने से ऐसा महसूस हो रहा है जैसे बाग में हर तरफ फूल ही फूल खिले हों। इज इट क्लियर? जी। अगला बंद देखें। इसके पर हैं क्या चमकीले, फूल हो जैसे रंग रंगीले, आम के नीचे मस्त खड़ा है, एक एक पर में बाग लगा है। अब देखें शायर इस वन में क्या कह रहे हैं कि उसके पर है क्या चमकीले, कि मोर के पर बहुत खूबसूरत हैं और बहुत चमकदार हैं और उसमें जो रंग है वो आँखों को बहुत खूबसूरत लग रहा है, आँखों को भाता है। और मोर के पर देखकर यूँ लगता है जैसे बाग में रंग बिरंगे फूल खिले हों और उनके दरमियान मोर खड़ा हो, यानी हर तरफ फूल ही फूल हो और दरमियान में मोर खड़ा है। शायर ने मोर के परों को फूलों जैसा कहा है। अब इसमें शायर कह रहे हैं कि जब मोर बाहर निकलता है और खुशी से नाचता है तो वो कहाँ खड़ा है? आम के दरख्त के नीचे। अब उन्होंने एक उसकी ख़ास जगह बता दी है कि वो आम के दरख्त के नीचे खड़ा है, इर्द गिर्द से बेखबर है। मस्त का मतलब होता है यानी बेखबर होना, उसको यही पता है कि उसे कोई नहीं देख रहा, इर्द गिर्द कोई नहीं है, तो बड़ा मस्त होके बेखबर होके वो खड़ा है और उसका हर पर जो है वो फैला हुआ है और ऐसा महसूस हो रहा है जैसे उसका एक एक पर एक एक बाग के बराबर हो। इज इट क्लियर? जी। नेक्स्ट पन देखें। देखना हमको देख ना पाए,
नाचना छोड़ के भाग न जाए, भाई अब न मचाओ शोर, देखो नाच रहा है मोर। अब इस आखिरी बंद में शायर क्या कह रहे हैं कि मोर अपने इर्द गिर्द से बेखबर होकर नाचता है, यानी जब वो अपनी खुशी का इजहार करता है, पर फैलाता है, तो उसे इर्द गिर्द का होश नहीं होता, उसे यही महसूस हो रहा है कि उसे कोई नहीं देख रहा, वो नाच रहा है और नाचते वक्त वो यही समझता है कि वो उस जगह पर अकेला है, उसके अलावा वहाँ पर कोई और मौजूद नहीं है। तो शायर जो है वो मुखातिब करते हुए कह रहे हैं अपने भाई को कि अब तुम खामोश हो जाओ और छुप कर देखो, ऐसा ना हो कि मोर हमें देख ले और नाचना छोड़कर वापस अपने जगह पर चला जाए या अपने घर की तरफ चला जाए। तो आप शोर ना करें और आराम से मोर को नाचता हुआ देखें, क्योंकि इस वक्त मोर नाच रहा है। ठीक है, समझ आ गया बेटा। हमारे शायर का नाम क्या है? मोहम्मद हफीज़ जालंधरी। क्या नाम है? मोहम्मद हफीज़ जालंधरी। अब ये आपकी नज़्म यहाँ मुकम्मल हो गई है। आप देखें, अब हम इसके अल्फाज मायनी करेंगे जो कि आपके PDF नोट्स में मौजूद हैं। अगर फिर भी आपको समझ नहीं आ रही तो आप अपनी किताब का सफ़ा नंबर 106 खोलेंगे, पेज नंबर 106 106 खोलें और वहाँ पर भी आपके अल्फाज मायनी मौजूद हैं, आप वहाँ देख सकते हैं। एक मरतबा मैं पढ़ देती हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि अल्फाज मायनी कहाँ से शुरू हो रहे हैं। पहला है चंदवर, मोरछल, परों या बालों का गुच्छा जिससे मक्खियाँ उड़ाते हैं। सावन भादो, बारिश के 2 महीनों के नाम, यानी बकरमी या हिंदी साल के 2 महीनों के नाम। गुलजार, चमन, बाग, फूलों की वादी, धरती, ज़मीन, रुत, मौसम, तंबूर, एक साज का नाम, कलियाँ, अनखिला फूल, यानी ऐसा फूल जो कि नहीं खिला हुआ, कोंपल, कली, गहने, जेवरात, घनघोर, गहरा बादल, घटा, हरियाली, सब्जा। इज़ इट क्लियर? जी। अब आप सब बच्चे अपनी किताब का सफ़ा नंबर 29 खोलेंगे, पेज नंबर 29। आपका पहला सवाल है, इस नज़्म के शायर का पूरा नाम लिखें। यानी आपने इस नज़्म के शायर का पूरा नाम लिखना है। तो उनका पूरा नाम क्या है? आप क्या लिखेंगे? इस नज़्म के शायर का पूरा नाम अबुल असर, क्या है? अबुल असर हफीज़ जालंधरी है। जी। सवाल नंबर 2 है, सावन भादों की रुत किसे कहते हैं? अभी मैंने आपको बताया कि सावन भादो कौन से मौसम है? देसी महीनों के नाम हैं, जिसे हम और इन 2 महीनों में बारिशें ज़्यादा होती हैं, तो ये बरसात का मौसम भी हम इसे कह सकते हैं। तो आप क्या आंसर लिखेंगे? सावन भादो 2 देसी महीने हैं जिनमें बारिशें बहुत ज़्यादा होती हैं। बरसात के मौसम को सावन भादों की रुत कहते हैं। इज़ इट क्लियर? जी। सवाल नंबर 3 है, फूलों और फलों के गहने किसने पहन रखे हैं? किसने पहन रखे हैं फूलों और फलों के गहने? जी, बाघों ने। बाघों ने फूलों और फलों के गहने बाघों ने पहन रखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका, आम के दरख्त के नीचे कौन मस्त खड़ा है? कि कौन, अभी हमने पढ़ा है, कौन मस्त खड़ा है? जी, मोर। तो आप क्या लिखेंगे? आम के दरख्त के नीचे मोर मस्त खड़ा है। सवाल नंबर 5 है, शायर आखिरी शेर में किस से मुखातिब है? यानी जो आखिरी अभी हमने शेर पढ़ा है उसमें वो किस से मुखातिब है? अपने भाई से।
तो आप क्या लिखेंगे, शायर आखिरी शेर में भाई से मुखातिब होकर कह रहा है कि शोर ना मचाओ क्योंकि मोर नाच रहा है। इज इट क्लियर जी। सवाल नंबर 6 है मरकज़ी ख्याल तहरीर करें, यानी इस नज़्म का मरकज़ी ख्याल तहरीर करें। ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि मरकज़ी ख्याल कब लिखा जाता है, जब शायर किसी चीज़ का तसव्वुर करता है, किसी एक हवाले के बारे सोचता है। जैसे यहाँ वो मोर के बारे सोच रहा है और मोर कब नाचता है उस वक्त के बारे, यानी बरसात के मौसम बारे बात कर रहा है। तो मरकज़ी ख्याल 2 से 3 लाइनों का होता है। उसमें आपने बताना है कि इस नज़्म में शायर क्या बताना चाह रहा है। तो क्या मरकज़ी ख्याल है कि बाग में मोर नाच रहा है और उसके नाचने की वजह से सारा मंज़र खूबसूरत हो गया है, कि मोर नाच रहा है और सारा मंज़र खूबसूरत हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका, इस खुलासा लिखें, यानी इस नज़्म का खुलासा लिखना है। आप जानते हैं कि खुलासा में हम एक पैराग्राफ में 5 से 6 लाइनों में पूरी नज़्म की वजाहत कर देते हैं कि नज़्म में क्या बताया जा रहा है। जैसे अब इसमें क्या बताया है, बरसात का मौसम आया तो बागों ने फूलों और फलों के जेवर पहने, कोयल और चिड़ियाँ गाने लगीं, काली घटा आई और जंगल में मोर नाचने लगा। उसने अपने परों को ऐसे फैलाया कि पूरा बाग खूबसूरती से भर गया। इज इट क्लियर जी। उसके बाद आप अपना अगला सवाल देखें। आपका सवाल है आराब लगाएं। क्या है, आराब लगाएं, यानी आपने लफ्ज़ को पढ़ना है और फिर देखना है कि जब हम उस लफ्ज़ को बोल रहे हैं तो ज़बर, ज़ेर, पेश, शद, जज़्म किस हर्फ पर क्या आ रहा है, वो हम उस चीज़ का ध्यान रखेंगे। जैसे पहला लफ्ज़ है गहने, गहने, काफ के ऊपर ज़बर, हे के ऊपर जज़्म, नून के नीचे ज़ेर और बड़ी ए के ऊपर जज़्म, गहने। तंबूर, तंबूर, नून की आवाज़ निकलनी चाहिए, नून है तो तोय के ऊपर ज़बर, नून के ऊपर जज़्म, दे के ऊपर पेश, वाव के ऊपर जज़्म और रे के ऊपर भी जज़्म, तंबूर। नेक्स्ट है गुलजार। क्या है, गुलजार, गाफ के ऊपर पेश, लाम के ऊपर जज़्म, जे के ऊपर ज़बर और रे के ऊपर जज़्म, गुलजार। नेक्स्ट है चनवर, चनवर, चे के ऊपर ज़बर, नून के ऊपर जज़्म, वाव के ऊपर ज़बर और रे के ऊपर जज़्म, तो चनवर। नेक्स्ट वर्ड है रंग, रंगीले, रंग रे के ऊपर ज़बर, नून और गाफ के ऊपर जज़्म, रंग, रे के ऊपर ज़बर, नून के ऊपर जज़्म, गाफ के नीचे ज़ेर, ये के ऊपर जज़्म, लाम के नीचे ज़ेर और बड़ी ए के ऊपर जज़्म, रंगीले, रंग रंगीले। क्या है, रंग रंगीले। ओके जी। आप सबने सफ़ा नंबर 29 खोला हुआ है। इसका सवाल नंबर 2 देखेंगे, मिसरे मुकम्मल करें। क्या है, मिसरे मुकम्मल करें। अब आपने इसमें बेटा क्या करना है, सबसे पहले तो आपकी यानी ये मिसरे पूरे दिए हुए और एक ब्लैंक रखी हुई है, हमने उसे मुकम्मल करना है। जैसे पहला है धरती पर डैश छाई, धरती पर डैश छाई, तो आप क्या लिखेंगे, हरियाली। क्या लिखेंगे, हरियाली, पहली ब्लैंक में हरियाली आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कोयल कूकी चिड़िया जी चहकी, चिड़िया चहकी। नेक्स्ट देखो नाच रहा है मोर। क्या आएगा,
मोर। देखो नाच रहा है मोर। नेक्स्ट है गुलशन में डैश खिलाया। क्या खिलाया गुलशन में? गुलजार। क्या है? गुलजार। जी। देखना हमको डैश ना पाए। क्या आएगा? देख। देखना हमको देख ना पाए। ठीक है। कैसे ये मिश्र मुकम्मल हो जाएंगे? धरती पर हरियाली छाई। नंबर 2, कोयल कूकी चिड़ियाँ चहकी। नंबर 3, देखो नाच रहा है मोर। नंबर 4, गुलशन में गुलजार खिलाया। और नंबर 5, देखना हमको देख ना पाए। ओके। सवाल नंबर 3 देखेंगे। वाहिद की जमा और जमा के वाहिद लिखें। यानी यहाँ पर आप देखें कि कुछ वाहिद दिए हमें, हमने उनकी जमा लिखनी है, और कुछ जमा दी हुई है, उनके हमने वाहिद लिखने हैं। तो सबसे पहला हमारा लफ्ज़ है रुत। क्या लफ्ज़ है? रुत। रुते। रुत की जमा क्या है? रुते। कॉम्पल। कॉम्पल। तो जमा क्या होगी? कॉम्पले। कॉम्पले। पेड़, पेड़ों। ज़्यादा हो तो पेड़ों। ये आपके वाहिद जमा हो गए। अब अगला आपका बेटा है जमा वाहिद, यानी गहने। ये जमा है। ज़्यादा अगर हमारे पास जेवरात हों तो गहने, और अगर एक हो तो क्या हो जाएगा? गहना। क्या हो जाएगा? गहना। कलियाँ। ज़्यादा हों तो कलियाँ, और अगर एक हो तो कली। कली। चिड़ियाँ, और इसका वाहिद क्या होगा? चिड़िया। चिड़िया। ये अलिफ या, और जब नून गुन्ना जमा होगा तो चिड़ियाँ। क्या बन जाएगा? चिड़ियाँ। जी। उसके बाद आपका सवाल नंबर 4 है। दुरुस्त जवाब पर गुड का निशान लगाएं या टिक का निशान लगाएं। जी। अब यहाँ पर बेटा देखें 2 कॉलम दिए गए हैं। उसमें सबसे पहला है, पहले कॉलम में लिखा हुआ है नंबर 1 पे मोर नाचा। और अब इस जुमले के 2 जो हैं वो जवाबात दिए गए हैं, चकोर और मोर। तो सॉरी बेटा, यहाँ है बाग में नाचा। हमने तो आंसर लिख दिया, बाग में नाचा। बाग में कौन नाचा था? जी। बाग में नाचा। कौन नाचा? मोर। तो हमने मोर के ऊपर ऐसे निशान लगा देना है। नंबर 2 है आपका बे पार्ट। आपका इसका क्या है? सावन भादों की रुत है। अब सावन भादों की रुत क्या है? इसके भी 2 ऑप्शन हैं, बरसात या बहार। यानी बरसात बारे बात हो रही है या बहार। सावन भादों कौन सी रुत है? जी, बरसात। कौन सी रुत है? बरसात। तो हम इसके ऊपर टिक कर देंगे। जी बेटा, अब आप सब बच्चे किताब का सफ़ा नंबर 30 खोलेंगे, पेज नंबर 30 खोलेंगे आप। जी। जीम है कोयल करती है। कोयल क्या करती है? यानी कोयल कैसी आवाज़ निकालती है? हमने यहाँ पर उसकी आवाज़ बारे बताना है। तो कोयल क्या करती है? चूँ 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 करती है, या कू 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 कू। क्या करती है कोयल? जी, कोयल कू कू करती है। क्या करती है? कू कू करती है। जी। नेक्स्ट है फूलों और फलों के गहने
पहने, किसने पहने फूलों और फलों के गहने? अभी हमने पढ़ा है जी। इसके ऑप्शन उन्होंने क्या बताए? सेहराओं ने या बाघों ने? किसने पहने थे? जी, बाघों ने। किससे पहने थे? बाघों ने। जी, नेक्स्ट है बेटा आपका मोर के पर होते हैं। कैसे होते हैं मोर के पर? बेरंग होते हैं, यानी उनका कोई रंग, बेरंग का मतलब है कि कोई रंग ना होना, या रंग बिरंगे। कैसे होते हैं? बेरंग होते हैं, कोई रंग नहीं होता। नहीं, उसके तो मुख्तलिफ रंग होते हैं। तो इसमें क्या सही होगा? रंग बिरंगे। क्या होगा? रंग बिरंगे। जी बेटा, नेक्स्ट आपका सवाल नंबर 5 है, दर्ज झैल अल्फाज के मुतरादिफ हम मायनी अल्फाज लिखें। मुतरादिफ अल्फाज आप उर्दू बे में, ग्रामर में, जिसे आप इंशा पर्दाजी भी कहते हैं, उसमें कर चुके हैं। आप जानते हैं मुतरादिफ हम मायनी अल्फाज को कहा जाता है, यानी लफ्ज़ का एक और लफ्ज़ बन जाता है, लेकिन जब मायनी देखें तो वो एक जैसे मायनी होते हैं। तो पहला है रुत। रुत का मुतरादिफ क्या है? मौसम। हरियाली, सब्जा। पेड़, दरख्त। गुलशन, बाग। गुलशन, बाग। काली, स्याह। स्याह, खूब, बहुत। बहुत भी कह सकते हैं और ज़्यादा भी कह सकते हैं। बहुत या ज़्यादा। समझ आ गए बेटा? अब आप अपना सवाल नंबर 7 देखेंगे। देखो नाच रहा है मोर। ये मिसरा ज़माना माजी, हाल और मुस्तकबिल में से किस ज़माने की निशानदेही कर रहा है? तो अब आप पढ़ रहे हैं, देखो नाच रहा है मोर। रहा है तो क्या है कि ये मिसरा किसकी निशानदेही कर रहा है? ये मिसरा ज़माना हाल की निशानदेही कर रहा है। किसकी निशानदेही कर रहा है? ज़माना हाल की निशानदेही कर रहा है। जी, अब आप बेटा अपने PDF नोट्स सामने रखें। आपका एक सवाल है, दुरुस्त जवाब के हरफी नंबर पर दायरा लगाएं। यानी आप जानते हैं कि आपके इस सबक के MCQs नहीं हैं, तो इसमें कुछ MCQs मैंने खुद बनाए हैं ताकि आपको समझ आए कि इसमें आपको इस तरह से भी इम्तिहान में सवाल आ सकता है। तो दुरुस्त जवाब के हरफी नंबर। अब बेटा एक चीज़ मैं आपको वजाहत कर दूं कि हरफी नंबर क्या होता है। जहाँ बात आती है ना हरफी नंबर की, तो हरफी नंबर क्या होता है? जब हम कोई जुमला पढ़ते हैं तो उसके 3 या 4 जवाबात होते हैं। वो जो 3 या 4 जवाबात हैं वो हमने लिखे होते हैं अलिफ, बे या जीम। इस तरह लिखे होते हैं ना कि अलिफ में ये है, बे में ये है और जीम ये है। तो ये जो अलिफ, बे, जीम है, या आप यहाँ पर 1, 2 या 3 भी कर सकते हैं, तो ये जो नंबर्स हैं इनको हरफी नंबर कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? हरफी नंबर कहा जाता है। ठीक है, अब देखें, पहला है सावन भादों की आई है। क्या आई है? रुत। क्या आई है? रुत। तो आप पहले में जो रुत है उस पर आप उसके हरफी नंबर पर दायरा लगा देंगे। ठीक है। नंबर 2, धरती पर छाई है। धरती पर क्या छाई है? बहार, हरियाली या सुस्ती? क्या छाई है? जी, हरियाली। धरती पर क्या छाई है? हरियाली। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट आपका MCQ है बेटा। देखो जंगल में नाच रहा है। कौन नाच रहा है? मोर। कौन नाच रहा है? मोर। जी, नेक्स्ट बेटा आपका है नंबर 4, ऐसे अल्फाज जिनकी आवाज़ एक जैसी हो उन्हें कहा जाता है। यानी आप बरसात ये नज़्म पढ़ रहे हैं तो आपने नज़्म में देखा है कि कुछ लफ्ज़
बोलने में एक जैसे होते हैं, हम आवाज़ अल्फाज होते हैं, तो उसे हम जब हम नज़्म में पढ़ते हैं तो क्या कहते हैं? हम काफिया। क्या कहते हैं? हम काफिया के एक जैसी आवाज़ वाले। ठीक है। नंबर 5 है मोर के एक एक पर में लगा है। क्या लगा है मोर के एक एक पर में? जी, बाग लगा है। मोर के एक एक पर में क्या लगा है? बाग लगा है। इज इट क्लियर? जी बेटा, इस नज़्म का हमने तशरीह भी पढ़ी है, अल्फाज मायने भी मैंने आपको पढ़कर बता दिए हैं, सवालात और इसका किताब का मरूज़ी काम भी मुकम्मल हो गया है। जी बेटा, अब हम अपना सबक नंबर 9 शुरू करेंगे, जिसका नाम है मेजर मोहम्मद तुफ़ैल शहीद। क्या नाम है? मेजर मोहम्मद तुफ़ैल शहीद। अब बेटा, ये एक ऐसी शख्सियत है जिसने मुल्क की हिफाजत के लिए अपनी जान कुर्बान की। ये उन फ़ौजियों में से एक हैं जिन्हें हुकूमत की तरफ से आला कारकर्दगी के बाइस निशान हैदर मिला है। ये उन मुजाहिदीन में से एक है। तो आप सब बच्चे अपनी किताब का सफ़ा नंबर 31 खोलें, पेज नंबर 31। अब आप ये जब बेटा किताब खोलेंगे तो आपको एक तस्वीर भी नज़र आएगी और साथ में एक तमगा यानी एक एजाज़ भी नज़र आएगा, जिसे हम निशान हैदर कहते हैं। क्या कहते हैं? निशान हैदर। और ये जिन फ़ौजी की तस्वीर आप देख सकते हैं उनका नाम क्या है? मेजर मोहम्मद तुफ़ैल शहीद। क्या नाम है? मेजर मोहम्मद तुफ़ैल शहीद। खोलिए बेटा। जी सॉरी। अब आप देखिए, फर्स्ट पैराग्राफ में बताया जा रहा है कि तमाम फ़ौजी जो हैं हमारे पाकिस्तान के, उनके बारे में बात की जा रही है कि हमारे फ़ौजी इतने बहादुर और इतने दलेर हैं कि उनकी बहादुरी और उनकी शुजाअत की कहानियाँ और मिसालें बेमिसाल हैं। और यानी हमारी तारीख़ देख लें तो इनके बेमिसाल कारनामों से भरी हुई हैं। और ऐसी जो है वो दास्तानें उन्होंने कायम की हैं जो अभी तक हम उनको पढ़ते हैं और फ़ख्र महसूस करते हैं कि हमारे मुल्क में इतने जो हैं वो बहादुर और दलेर फ़ौजी या आप मुजाहिदीन कह सकते हैं मौजूद थे, जिन्होंने सिर्फ़ अपने मुल्क के बारे सोचा और ये सोचा कि हम एक आज़ाद मुल्क में सांस ले रहे हैं और वहाँ इस्लामी असूलों के मुताबिक ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो हमने हर सूरत जो है अपने मुल्क की हिफाजत करनी है। और मुल्क की हिफाजत के लिए अगर हमें अपनी जान भी कुर्बान करनी पड़े तो हम पीछे नहीं हटेंगे। तो उन्हीं मुजाहिदीन में से एक मुजाहिद मेजर मोहम्मद तुफ़ैल शहीद के बारे इस सबक में बात की जा रही है, जिन्होंने अर्ज़ पाक का 1 इंच इलाका भी दुश्मन के कब्ज़े में देखना गवारा नहीं किया। यानी वो नहीं चाहते थे कि 1 इंच भी, इंच कितनी बेटा आपकी उंगली की जो ये एक पूर होती है ना, उसको 1 इंच कहते हैं। तो इतना सा हिस्सा भी जो है अपने मुल्क का वो दुश्मन के हवाले नहीं करना चाहते थे। और जब तक वो दुश्मन से अपना खोया हुआ इलाका नहीं छुड़ा लेते थे तब तक वो चैन से नहीं बैठते थे। और उन्होंने फिर अपने वतन अज़ीज़ की हिफाजत करते हुए अपनी जान का भी नजराना पेश किया हुआ है, यानी जामे शहादत नोश किया है। अब हम थोड़ा मेजर मोहम्मद तुफ़ैल बारे पढ़ेंगे कि वो कहाँ पैदा हुए, कब पैदा हुए और कब उन्होंने जो है वो फ़ौज की तरबियत हासिल करने के बाद फ़ौज में भर्ती हुए। तो सबसे पहले उन्होंने बताया है कि मेजर मोहम्मद तुफ़ैल 1914 में मशरक़ी पंजाब के इलाके
होशियारपुर में पैदा हुए। ठीक है, यानी 1914 में पैदा हुए। उसके बाद वो 1943 में फ़ौज से वाबस्ता हुए, यानी उन्होंने फ़ौज की तरबियत जो होती है वो हासिल की और उसके बाद वो फ़ौज से वाबस्ता हो गए, यानी उन्होंने उसमें भर्ती हो गए, काम करना शुरू कर दिया। 1943 में वो फ़ौज से वाबस्ता हुए और वो बहुत मज़बूत असाब, यानी छोटी छोटी तकलीफ़ों को वो बर्दाश्त कर लेते थे। बहुत मज़बूत असाब और पुख्ता इरादों के मालिक इंसान थे कि उनके जिसामत बहुत मज़बूत थी और वो छोटी छोटी तकलीफ़ें जो होती हैं उनको वो बर्दाश्त कर लेते थे, महसूस नहीं होने देते थे। इतने वो बहादुर थे और इतने वो पुख्ता इरादे के मालिक थे। अब उन्होंने बताया है बेटा 3rd पैराग्राफ में कि 1958 में भारत ने रात के अंधेरे में साबका मशरकी पाकिस्तान के एक गांव लक्ष्मीपुर पर कब्ज़ा कर लिया। अब ये 1958 की बात है कि अब आपको मैंने पहले भी बताया था कि भारत का ज़्यादा यही होता था कि वो रात के अंधेरे में हमला करते थे, कि उन्हें ये लगता था कि पाकिस्तान के जो फ़ौजी हैं वो गहरी नींद में सोए होंगे, ख्वाब खरगोश के मज़े ले रहे होंगे, तो हम आराम से जो है वो इनको शिकस्त दे सकते हैं। तो उन्होंने इसी तरह रात के अंधेरे में साबका मतलब पहला, पुराना, यानी जो पुराना मशरकी पाकिस्तान था वहाँ एक गांव था लक्ष्मीपुर, उस पर कब्ज़ा कर लिया। जब हमारी हुकूमत को पता चला तो पाक फ़ौज ने दुश्मन के कब्ज़े से अपना इलाका आज़ाद कराने के लिए किसका इंतखाब किया? मेजर मोहम्मद तुफ़ैल का। किसका इंतखाब किया? जी, मेजर मोहम्मद तुफ़ैल का इंतखाब किया, जो उस वक़्त कौन से फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे थे? उस वक़्त वो 16वीं पंजाब रेजिमेंट की बटालियन के कंपनी कमांडर थे। ठीक है, और फिर 7 अगस्त 1958 को वो लक्ष्मीपुर के महाज पर पहुँचे। जब उन्होंने सूरत हाल का जायज़ा लिया तो उन्हें मालूम हुआ कि दुश्मन की भारी फ़ौज, यानी ज़्यादा तादाद ने एक ऊंचे टीले पर कब्ज़ा कर रखा है, जहां से उन्हें सबकी नकलो हरकत बारे पता चल रहा है, यानी सबको वो देख रहे हैं कि कौन क्या कर रहा है। वो इतने ऊंचे टीले पर खड़े थे। तो उन्होंने जब देखा कि दुश्मन की फ़ौज ने वहाँ मोर्चे बना रखे हैं, मशीन गनें, मार्टर गनें नस्ब की हुई थी, तो मेजर मोहम्मद तुफ़ैल ने भांप लिया कि हमारी फ़ौज की तादाद दुश्मन के मुकाबले में कम थी। भांप लेना यानी जान जाना। मेजर मोहम्मद तुफ़ैल को महसूस हो गया था कि हमारी तादाद कम है दुश्मन की तादाद से, कि दुश्मन तादाद में ज़्यादा हैं और हम कम हैं। इसके अलावा जो उन्होंने एक ऊंचे टीले पर कब्ज़ा किया हुआ था, वो भी उनके लिए जो है वो फ़तह का बाइस बन सकती थी कि उनकी पोजीशन अच्छी थी, मुसलमानों से अच्छी थी, पाकिस्तानियों से अच्छी थी। तो अब मेजर मोहम्मद तुफ़ैल ने क्या किया कि उन्होंने इतने हज़ारों फ़ौजियों का मुकाबला करने के लिए सिर्फ 75 बेहतरीन जवानों का इंतखाब किया, यानी सिर्फ 75, हज़ारों की तादाद में भारतीय फ़ौजी थे। लेकिन मेजर मोहम्मद तुफ़ैल ने कितने फ़ौजियों का इंतखाब किया? 75। ठीक है, यानी 75 जवानों का इंतखाब किया और फिर उन्हें 3 दस्तों में तकसीम कर दिया, यानी 25-1, 25-1 और 25-1। तो अब उन्होंने क्या किया कि 2 दस्ते, यानी 50 जो जवान थे उनको अपने मातहत मोहम्मद आज़म की निगरानी में दे दिया। उन्होंने उसे अपना नायब बनाया, यानी अपना राइट हैंड भी कह सकते हैं, अपना कासिद कह सकते हैं कि बनाया, और वो 2 दस्ते उनकी निगरानी में दिए जिन्होंने 2 इतराफ़ से हमला करना था। यानी उन्होंने कहा कि एक तरफ तो भारतीय फ़ौजी हैं, तो बाकी 3 इतराफ़ बचते हैं। इतराफ़ तर्फ की जमा है बेटा, इतराफ़ यानी साइड, यानी एक साइड पर तो फ़ौजी वो थे, भारतीय फ़ौजी थे,
तो बाकी उन्होंने क्या डिसाइड किया कि 2 इतराफ से यानी 2 साइड से ये जो 50 जवान हैं जिनके नायब जो हैं वो यहाँ मोहम्मद आज़म हैं, तो उन्हें कहा गया कि उन्होंने उन 2 इतराफ से हमला करना है। और जो तीसरा दस्ता था यानी बाकी जो 25 जवान थे उन्हें वो मेजर मोहम्मद तुफैल की क़यादत में थे, जिन्होंने लंबा चक्कर काटकर टीले के पीछे से हमला करना था। यानी जिस टीले पर भारतीय फौजी काबिज थे और वो देख रहे थे सबको, तो मेजर मोहम्मद तुफैल ने कहा कि आप 2 इतराफ से हमला करें और ये तीसरा दस्ता जो है वो मेरे साथ, हम लंबा चक्कर काटेंगे, उनसे छुपते हुए हम टीले के पीछे जाएंगे और फिर पीछे से हमला करेंगे। अब हमले के लिए कौन सा वक्त मुकर्रर हुआ? सुबह का, सुबह 4 बजे का। कौन सा वक्त मुकर्रर हुआ? सुबह 4 बजे का। जी, आप सब बच्चे अपनी किताब का सफ़ा नंबर 32 देखेंगे, पेज नंबर 32 देखें। जी, अब उन्होंने कहा कि रात के अंधेरे में वो अपने साथियों समेत दुश्मन की तरफ बढ़े। यानी जैसे ही रात हुई तो वो दुश्मन की तरफ जाना शुरू हो गए और बिल्कुल वो दुश्मन के मोर्चे के करीब पहुंच गए। तो जब वो करीब पहुंचे तो दुश्मन को भी अंदाज़ा हो गया कि हमला होने वाला है। उसने ये नहीं देखा कि हमला कहाँ से हो रहा है, सिर्फ उसे महसूस हुआ कि हमला हो सकता है। तो उन्होंने क्या किया कि फ़ौरन उन्होंने मशीन गनों से गोलियों की बौछार कर दी, यानी एकदम उन्होंने फायरिंग करना शुरू कर दी। अब क्या हुआ, जैसे ही उन्होंने गोलियां बरसानी शुरू की तो पाक फ़ौज के सिपाहियों की तरफ से भी अल्लाह अकबर की आवाज़ बुलंद हुई और मार्के का आगाज़ हुआ। मार्का कहते हैं जंग को, ठीक है, कि जंग का आगाज़ हो गया। मेजर मोहम्मद तुफैल सबसे आगे थे। उन्होंने सबसे पहले क्या किया, दुश्मन की एक मशीन गन चौकी पर दस्ती बम फेंका। दस्ती बम कहा जाता है बेटा जो हाथ से बम फेंका जाए, यानी छोटा सा बम होता है, उसके अंदर कील लगा होता है, एक नोब होती है उसकी, उसको निकाल देते हैं और फिर वो हाथ से जहां आप फेंकना चाहें वो फेंक देते हैं, लेकिन नोब निकालने के बाद फ़ौरन फेंक देना चाहिए। तो उन्होंने दस्ती बम से हमला किया और उसे खामोश करवा दिया, यानी वो सब तबाह हो गए। जब ये तबाही का मंजर दुश्मन ने देखा तो उन्होंने दूसरी मशीन गन से गोलियों की बौछार कर दी, जिससे क्या हुआ कि चूँकि मेजर मोहम्मद तुफैल सबसे आगे थे तो वो उन गोलियों की जद में आ गए, यानी वो गोलियां उन्हें लग गईं। उनमें से 3 गोलियां उनके पेट में लगी, यानी वो जब गोलियों की एकदम बौछार की तो उनमें से 3 गोलियां उनके पेट में लगीं, लेकिन उन्होंने बिल्कुल महसूस नहीं होने दिया कि वो शदीद ज़ख्मी हो चुके हैं। सिर्फ वो नारे तकबीर की सदा के साथ आगे बढ़ते गए और दूसरा दस्ती बम फेंककर दुश्मन की एक और चौकी को तबाह कर दिया। जब दुश्मन ने फिर जवाबी हमला किया तो उसके नतीजे में जो उनके नायब थे मोहम्मद आज़म, वो भी शहीद हो गए। अब मेजर मोहम्मद तुफैल बिल्कुल अकेले सिपा सलार रह गए, यानी उनके नायब रह गए। जितने भी जवान थे वो मुसलसल अपने जवानों को हदायत देते रहे, उनका हौसला बढ़ाते रहे। उन्होंने बहुत बहादुरी से फायरिंग भी जारी रखी, यहाँ तक कि पाक फ़ौज ने अपना गांव दुश्मन के कब्ज़े से छुड़ा लिया। यानी इतनी देर तक वो लड़ते रहे जब तक कि भारतीय फ़ौजी उस गांव से निकल नहीं गए। और जैसे ही वो निकले और वापस भागे, मेजर मोहम्मद तुफैल चूँकि बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हो चुके थे, उनका खून बहुत बह चुका था, तो वो बर्दाश्त कर रहे थे, महसूस नहीं होने दे रहे थे। और उन्होंने क्या किया कि दुश्मन के भाग जाने के बाद वो ये नहीं हुआ कि वो गिर गए, उन्होंने कहा कि मुझे लगी है और मैं अब नहीं उठ सकता, नहीं, वो ज़ख्मी होने के बावजूद अपने ज़ख्मी जवानों की देखभाल करने लगे। यानी जो दूसरे जवान ज़ख्मी हुए थे उनकी देखभाल करने लगे। उनका बहुत खून बह चुका था, लेकिन फिर भी उनका हौसला जवां था, यानी वो अपने आप को संभाले हुए थे। जब पाक फ़ौज के आला अफसरान वहाँ पहुँचे तो मेजर मोहम्मद तुफैल उठे, उन्हें सल्यूट किया। अब
आप जानते हैं ना, फ़ौजी एक ख़ास तरीके से जो है वो सल्यूट करते हैं माथे पर साइड पर हाथ रखकर। तो उन्होंने सल्यूट किया और कहा, जनाब मैं अपना फ़र्ज़ अदा कर चुका हूँ, दुश्मन भाग चुका है। यानी मेजर मोहम्मद तुफ़ैल ने क्या कहा कि मैं अपना फ़र्ज़ अदा कर चुका हूँ और दुश्मन भाग चुका है। ये कहकर वो गिर गए। यानी जब उन्होंने देखा कि उनकी हिम्मत बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है तो वो गिर गए और बेहोश हो गए। और जैसे ही वो हस्पताल पहुँचे तो वहाँ पर उन्होंने जाम शहादत नोश फरमाया, यानी वो शहीद हो गए। और डॉक्टरों ने बड़ी हैरत का इजहार किया। अब वो किस बात पर हैरत का इजहार कर रहे थे कि पेट में 3 गोलियां लगने के बावजूद, यानी उनके पेट में 3 गोलियां लगी थीं, उसके बावजूद ना सिर्फ वो 5 घंटे ज़िंदा रहे बल्कि लड़ते भी रहे। यानी इतनी ज़ख्मी हालत थी, कोई अगर एक आम इंसान होता तो वो शायद 1 गोली से ही मर जाता, लेकिन 3 गोलियां पेट में लगने के बावजूद ना सिर्फ वो 5 घंटे ज़िंदा रहे बल्कि वो लड़ते भी रहे। तो ये उनकी बहादुरी और उनकी जानिसारी का एक अजीम कारनामा है। और जब हुकूमत ने ये कारनामा देखा तो उन्होंने उन्हें निशाने हैदर से नवाजा, जो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा फ़ौजी एजाज़ है। और उस अजीम सिपाही की याद आज भी हमारे दिलों में ताज़ा है। यानी बेटा, अब आपने पढ़ा कि किस तरह से उन्होंने बहादुरी से अपने मुल्क की हिफाजत की, अपने इस्लाम की हिफाजत की, अपने दीन की हिफाजत की और मुल्क की हिफाजत करते हुए उन्हें शहीद भी होना पड़ा तो वो पीछे नहीं हटे। इज़ इट क्लियर स्टूडेंट्स? जी, अब आप देखें, आपके पास PDF नोट्स मौजूद हैं, तो आप उसमें सबसे पहले आप देखेंगे अल्फाज मायने। क्या है? अल्फाज मायने। यानी हम अल्फाज मायने देखेंगे कि उसमें क्या है। अगर आपको समझ नहीं आती तो आपकी किताब के आखिर में सफ़ा नंबर 106 पर भी अल्फाज मायने मौजूद हैं, आप वहाँ भी देख सकते हैं। मैं एक मरतबा फिर भी पढ़ देती हूँ जो आपके PDF नोट्स में मौजूद हैं। नंबर 1 असाब, नसें, रगें, पट्ठे। नंबर 2 भांप लेना, यानी जान लेना। नंबर 3 अस्करी, फौजी। नंबर 4 मार्का, मैदान जंग, मुकाबला। नंबर 5 यलगार, हमला, धावा। नंबर 6 काबिज होना, यानी कब्ज़ा करना। पसपा होना, यानी शिकस्त खाकर भाग जाना। दिफा, हिफाजत, शुजाअत, बहादुरी। नाइब, नाइब मैंने अभी आपको बताया था जो मदद करने वाला होता है, तो हम क्या कहेंगे? मददगार, कायम मुकाम। नजराना, तोहफ़ा, वो चीज़ जो बतौर पेशकश दी जाए, यानी ऐसी चीज़ जिसमें वापसी का मुतालबा ना हो। दस्ती बम, यानी हाथ से फेंकने वाला बम। Is it clear? Now students, please open your page number 33, सफ़ा नंबर 33 खोलें। आपका पहला सवाल है, मेजर मोहम्मद तुफ़ैल कब और कहाँ पैदा हुए? यानी कब पैदा हुए और कहाँ पैदा हुए, हमने दोनों बताने हैं। तो आप क्या लिखेंगे? मेजर मोहम्मद तुफ़ैल 1914 में मशरक़ी पंजाब के इलाके होशियारपुर में पैदा हुए। इज़ इट क्लियर? सवाल नंबर 2 है, भारतीय फ़ौजियों का मुकाबला करने के लिए मेजर मोहम्मद तुफ़ैल ने कितने जवानों का इंतखाब किया? यानी जब भारतीय फ़ौजियों का मुकाबला करना था तो हज़ारों फ़ौजियों का, तो उन्होंने कितने जवानों का इंतखाब किया? अभी हमने रीडिंग में पढ़ा है जी, 75। कितने? 75। तो आप क्या जवाब लिखेंगे? भारतीय फ़ौजियों की तादाद बहुत ज़्यादा थी, लेकिन उनका मुकाबला करने के लिए मेजर मोहम्मद तुफ़ैल ने सिर्फ 75 जवानों का इंतखाब किया।
सवाल नंबर 3 है, दुश्मन पर हमले के लिए मेजर मोहम्मद तुफैल ने क्या हिकमत अमली तैयार की, यानी उन्होंने क्या मंसूबा बनाया था। अब क्या मंसूबा बनाया था? मेजर मोहम्मद तुफैल ने दुश्मन पर हमले के लिए फ़ौजी जवानों को 3 दस्तों में तकसीम किया। उन्होंने अपने मातहत मोहम्मद आज़म को नायब बनाया और 2 दस्ते उनकी निगरानी में दे दिए, जिन्होंने 2 इतराफ़ से हमला करना था। तीसरा दस्ता मेजर मोहम्मद तुफैल की क़यादत में था, जिसने लंबा चक्कर काट कर टीले के पीछे से हमला करना था। ओके, ये पूरी हिकमत अमली थी कि उन्होंने 3 दस्तों में तकसीम किया, 2 दस्ते अपने मातहत मोहम्मद आज़म की निगरानी में दिए और 1 दस्ता खुद रखा। जी, सवाल नंबर 4, पाक फ़ौज के आला अफसरान की आमद पर मेजर मोहम्मद तुफैल ने क्या कहा, यानी जब पाक दुश्मन भाग गया, दुश्मन फ़ौज चली गई, उसने गांव को जो है वो छोड़ दिया, तो उसके बाद जब पाक फ़ौज के आला अफसरान वहाँ पहुँचे तो मेजर मोहम्मद तुफैल ने क्या कहा? जब पाक फ़ौज के आला अफसरान पहुँचे तो मेजर मोहम्मद तुफैल ने उन्हें सल्यूट किया, यानी सबसे पहले सलाम किया और कहा, जनाब मैं अपना फ़र्ज़ अदा कर चुका हूँ, दुश्मन भाग चुका है। यानी उन्होंने अपने अफसरान को कहा कि मैंने अपना जो फ़र्ज़ आपने मुझे सौंपा था वो फ़र्ज़ पूरा कर चुका हूँ। जी, सवाल नंबर 5 है, डॉक्टरों ने किस बात पर हैरत का इजहार किया, यानी उन्हें किस बात पर हैरत हुई थी? जी, अभी हमने लास्ट में पढ़ा है, डॉक्टरों ने इस बात पर हैरत का इजहार किया कि पेट में 3 गोलियां लगने के बावजूद मेजर मोहम्मद तुफैल ना सिर्फ 5 घंटे ज़िंदा रहे बल्कि लड़ते भी रहे। सवाल नंबर 6 है, मेजर मोहम्मद तुफैल को कौन सा एजाज़ मिला? कौन सा एजाज़ मिला? अभी हमने पढ़ा है। जी, मेजर मोहम्मद तुफैल को उनकी बहादुरी के सिले में पाकिस्तान का सबसे बड़ा फ़ौजी एजाज़ निशान हैदर मिला। इज़ इट क्लियर? जी, अब आप बेटा देख सकते हैं आपके किताब के सफ़ा नंबर 33 पर सवाल नंबर 2 देखें सब बच्चे। सबक के हवाले से दुरुस्त जवाब पर टिक का निशान लगाएं कि आपका एक जुमला है और उसके 4 जवाबात हैं। जो दुरुस्त जवाब है उसके ऊपर आपने टिक कर देना है। ठीक है। नंबर 1, मेजर मोहम्मद तुफैल फ़ौज से वाबस्ता हुए। कब हुए थे? 1942 में? नहीं, 1943 में। जी, ये बिल्कुल दुरुस्त है, तो आप इसके ऊपर टिक कर देंगे। ओके जी। नंबर 2 है, मेजर मोहम्मद तुफैल को किस महाज पर तैनात किया गया? बरकी, चविंडा, हडियारा या लक्ष्मीपुर? जी बिल्कुल, लक्ष्मीपुर। तो आप लक्ष्मीपुर पर टिक का निशान लगा देंगे। नंबर 3, मेजर मोहम्मद तुफैल को 3 गोलियां लगी। कहाँ लगी थी 3 गोलियां? जी वेरी गुड, पेट में। कहाँ लगी थी? पेट में। तो आपने उसको टिक कर देना है। नंबर 4, दुश्मन की फ़ौज ने कब्ज़ा कर रखा था। कहाँ कब्ज़ा किया हुआ था? जी टीले पर। कहाँ किया हुआ था? टीले पर। तो आपने उसको टिक कर देना है। नंबर 5, मेजर मोहम्मद तुफैल ने दुश्मन की चौकी पर फेंका। क्या फेंका था? दस्ती बम। क्या फेंका था? दस्ती बम, यानी हाथ से फेंकने वाला बम फेंका था। जी। नेक्स्ट है नंबर 6, मेजर मोहम्मद तुफैल गोलियां लगने के बाद जिंदा रहे। कब तक जिंदा रहे थे?
जी 5 घंटे। कब तक ज़िंदा रहे थे? 5 घंटे। तो आपने 5 घंटे पर टिक का निशान लगा देना है। जी बेटा, अब आप अपनी किताब का सफ़ा नंबर 34 खोलेंगे। किताब का सफ़ा नंबर 34 खोलें। सवाल नंबर 3 है, नीचे दिए गए अल्फाज को अपने जुमलों में इस्तेमाल करें। यानी आपके अल्फाज जुमले हैं जिनमें पहला है बेमिसाल। बेमिसाल आप इसमें कोई भी बना सकते हैं, लेकिन आपके PDF नोट्स में जो जुमले आपको व्हाट्सएप के ज़रिए भेजे गए हैं उनमें आप क्या लिखेंगे? लिखा हुआ है मेजर मोहम्मद तुफैल ने बहादुरी का बेमिसाल कारनामा अंजाम दिया। इज इट क्लियर? नेक्स्ट, जुर्रतमंद क्या है? जुर्रतमंद। तो हम क्या लिखेंगे? मेजर मोहम्मद तुफैल बहुत जुर्रतमंद इंसान थे। नंबर 3, निगरानी। निगरानी तो क्या बनाएंगे? मेजर मोहम्मद तुफैल ने 2 दस्ते अपने नायब की निगरानी में दिए। यानी 2 दस्ते उन्होंने अपने नायब की निगरानी में दिए। नेक्स्ट है हौसला बढ़ाना। हौसला बढ़ाना यानी जख्मी होने के बावजूद मेजर मोहम्मद तुफैल अपने जवानों का हौसला बढ़ाते रहे। ज़ख्मी होने के बावजूद मेजर मोहम्मद तुफैल अपने जवानों का हौसला बढ़ाते रहे। नेक्स्ट है जान निसारी। क्या है? जान निसारी। आप क्या बनाएंगे? पाकिस्तान का हर सिपाही अपने मुल्क पर जानिसारी के लिए तैयार है। इज़ इट क्लियर? बेमिसाल मेजर मोहम्मद तुफैल ने बहादुरी का बेमिसाल कारनामा अंजाम दिया। जुर्रतमंद मेजर मोहम्मद तुफैल बहुत जुर्रतमंद इंसान थे। निगरानी मेजर मोहम्मद तुफैल ने 2 दस्ते अपने नायब की निगरानी में दिए। हौसला बढ़ाना ज़ख्मी होने के बावजूद मेजर मोहम्मद तुफैल अपने जवानों का हौसला बढ़ाते रहे। जानिसारी पाकिस्तान का हर सिपाही अपने मुल्क पर जानिसारी के लिए तैयार है। ओके,
बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सवाल नंबर 4, गलत जुमलों को दुरुस्त करके दोबारा लिखें। नंबर 1, इसने वतन अजीज़ की हफाजत की। हफाजत तो नहीं होता ना, ये तो ही है, तो दुरुस्त क्या होगा? इसने वतन अजीज़। अब वतन अजीज़ जब हम बोलेंगे तो हम वतने अजीज़ बोलेंगे और वतन के नीचे ज़ेर आ जाएगी जो कि बढ़ी की आवाज़ देती है। तो वतने अजीज़ की हिफाजत, ज़ोए आ जाएगा, हिफाजत की। ठीक है। इलाका आज़ाद करवा ली। करवा ली, इलाका तो मुज़क्कर है तो क्या होगा? इलाका आज़ाद करवा लिया। ऊंची टीले पर फौज मौजूद थी। ऊंची टीले पर नहीं, ऊंचे टीले पर। ऊंचे टीले पर फौज मौजूद थी। फौजी को एजाज़ मिली। फौजी मोनस थोड़ी है जो मिली, तो क्या होगा? फौजी को एजाज़ मिला। को एजाज़ मिला। शहादत की दर्जा हासिल किया। शहादत की नहीं, और आखिर में किया, यानी ये मुज़क्कर जुमला है। तो जब मुज़क्कर है तो उसमें जो हरूफ आएंगे वो भी मुज़क्कर ही होंगे। तो की जगह क्या आएगा? शहादत का रुतबा हासिल किया। शहादत का दर्जा हासिल किया। दर्जा को रुतबा भी कहा जाता है बेटा। अगर मैंने रुतबा बोला है तो इसका मतलब ये है कि ये भी सेम इसका है, जिसे हम मुतरादिफ या हम मायनी लफ्ज़ कह सकते हैं। ओके बेटा, आगे आपका सवाल नंबर 5 है। जी, सवाल नंबर 5 है, मुतज़ाद अल्फाज लिखें। मुतज़ाद अल्फाज लिखें, यानी अल्फाज दिए गए हैं, हमने उनके मुतज़ाद बनाने हैं। अब सबसे पहले अल्फाज, और यहाँ हम लिख देंगे मुतज़ाद। पहला लफ्ज़ क्या है? बहादुर। दूसरा लफ्ज़ है अंधेरा। नेक्स्ट है बुलंद। नेक्स्ट नज़दीक। नेक्स्ट बढ़ाना। और नेक्स्ट पुख्ता। क्या है? पुख्ता। अब ये हमारे बेटा अल्फाज हैं, हम इनके मुतज़ाद यानी उल्ट अल्फाज लिखेंगे। तो बहादुर का क्या है? बुज़दिल या डरपोक, यानी जो डर जाता है बहुत जल्दी। और बहादुर किससे कहते हैं? जो जल्दी नहीं डरता। अंधेरा, उजाला। बुलंद यानी ऊंचा, तो इसका मुतज़ाद होगा पस्त यानी नीचे। नज़दीक, दूर। बढ़ाना यानी ज़्यादा करना, बढ़ाना, तो इसका मुतज़ाद क्या होगा? घटाना। क्या होगा? घटाना। और पुख्ता यानी पक्का जो होता है बिल्कुल, तो इसका मुतज़ाद क्या होगा? कच्चा। पुख्ता, कच्चा। इज़ इट क्लियर? जी, अब आप सब बच्चे अपनी किताब का सफ़ा नंबर 35 खोलें। किताब का सफ़ा नंबर 35 खोलें। आपका सवाल नंबर 5 है, बच्चे सोच कर बताएं कि ये वाक़या पढ़ने के बाद वो क्या महसूस कर रहे हैं। यानी आपने ये वाक़या पढ़ा है मेजर मोहम्मद तुफ़ैल बारे, तो आप क्या महसूस कर रहे हैं? तो आप क्या लिखेंगे कि मैं सोच रहा हूँ, या गर्ल्स हैं तो वो कहेंगी कि मैं सोच रही हूँ कि हमारे प्यारे वतन को ऐसे ही बहादुर और बेलौस लोगों की ज़रूरत है। मैं भी बड़ी होकर, और बॉयज़ लिखेंगे बड़ा होकर, मुल्क के लिए ऐसा ही कोई कारनामा अंजाम देने के बारे
सोच रही हूँ और बॉयज़ लिखेंगे सोच रहा हूँ, जिससे मेरे मुल्क का नाम रोशन हो। इज़ इट क्लियर? जी, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये दोनों असबाब, एक तो सबक नंबर 8 जो कि आपकी एक नज़्म थी, देखो नाच रहा है मोर, और सबक नंबर 9 मेजर मोहम्मद तुफ़ैल, आपको समझ आ चुका होगा। फिर भी अगर आपको कोई बात समझनी है या कोई बात आपको नहीं पता चल रही, तो इस वीडियो के आखिर में जो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है आप उस पर रब्ता कर सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।